तो पहला न्यूज शुरू करते हैं। ये आपका एडिटोरियल से है। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है। व्हाट डज चाइना 2024 इकोनॉमिक पॉलिसी लुक लाइक। तो चाइना ने क्या किया 2024 के लिए, कैसे क्या इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो करना चाह रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। देखिए क्या कहता है। द 2023 चाइनीज सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस recently concluded, highlighting a stability-focused pathway for the nation's 2024 economy। तो क्या कह रहा है कि चाइना के इकोनॉमी को स्टेबिलिटी कैसे लाया जाए। तो इसके लिए जो है कुछ मॉडल को अपनाया है। कौन? चाइना। तो क्या करेगा इसमें? शिफ्टिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट लेड टू डोमेस्टिक डिमांडेड, डिमांड लेड नहीं होगा, हाँ डिमांड लेड अलग कर देना। डोमेस्टिक डिमांड लेड ग्रोथ, मतलब कि एक्सपोर्ट से ज्यादा ध्यान किधर देगा? डोमेस्टिक डिमांड डिमांड का। देखो जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि चाइना का इकोनॉमी क्या हो गया, बहुत स्लो हो गया। क्यों स्लो हो गया? क्योंकि डिमांड कम था और वो सप्लाई ज्यादा दे रहा था, एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाह रहा था। और मार्केट में क्या थी, डिमांड तो थी नहीं उतना। तो इसलिए इकोनॉमी वहां का स्लो हो गया। तो अब चाइना क्या कर रहा है कि देश में स्टेबिलिटी बना रहे, इसलिए जो डोमेस्टिक डिमांड है, जो चाइना में डिमांड है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। ठीक है ना। तो इस चीज को लेके कही गई कि 2024 इकोनॉमी में ये सब चीज किया जाएगा। और क्या किया जाएगा? इनहेंसिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन जो होगा वो कैसा होगा? मतलब उच्च क्वालिटी का प्रोडक्शन किया जाएगा। और क्या? हाँ ठीक है। उसके बाद आगे क्या है? स्ट्राइविंग फॉर टेक सेल्फ रिलायंस while cooperating with trade partners and maintaining financial discipline। क्या कह रहा है कि जो टेक्नोलॉजी यूज होगा, तो कौन सा टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना है? तो जो सेल्फ रिलायंस है, मतलब कि जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी को क्या है कि बहुत सारे कंट्री के साथ अटैचमेंट करके टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, तो उस पे ना ध्यान देके अपने टेक्नोलॉजी पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है ना। ये चीजें बात कही गई है। उसके बाद क्या है? हाउ इज चाइना स्ट्रेटेजिकली एड्रेसिंग द चैलेंजेस। इसका क्या मतलब है ये बताओ। कि चाइना जो है, तो चाइना के पास जो चैलेंजेस है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएगा। समझ गया? ये बात है। तो अब देखते हैं। तो देखो, अ, यहाँ पे ये तो मैंने दूसरी जगह से लिखा है। पहले यहाँ देखो। द फर्स्ट की एरिया इज डुअल सर्कुलेशन। तो पहले क्या है कि डुअल सर्कुलेशन किया जाए। क्या मतलब? As global demand continue to decline amidst heightened sentiments of protectionism and de-risking, the country is now looking inwards to boost domestic consumption and only allow for a complementary relationship with international demand। अब क्या कह रहा है कि जो वर्ल्ड में है, ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है कि जो चाइना का प्रोडक्ट है उसका डिमांड कम हो रहा है। क्या हो रहा है? उसका डिमांड कम हो रहा है। सप्लाई तो है इसके पास, लेकिन डिमांड उसका बहुत कम है। और क्यों कम हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे कंट्री क्या करता है, प्रोटेक्शनिज्म वाली जो पॉलिसी है उसको अपनाता है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है चाइना वाले का। तो अब ये क्या कर रहा है कि अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या करे, किधर ध्यान देगा? डोमेस्टिक की तरफ ध्यान देगा। और वर्ल्ड लेवल पे प्रोडक्शन तो करेगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे। मतलब कि कुछ ज्यादा नहीं, जितना मतलब जितना डिमांड है उतना ही। ये नहीं कि खूब ज्यादा कर लिए। और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि हम आपसे ऑयल ले रहे हैं, तो बदले में कुछ हमें भी देना पड़ेगा। तो क्या देना पड़ेगा? तो हम जो मैन्युफैक्चरिंग अच्छा कर सकते हैं वो देंगे। और इसमें जो एक वर्ड यूज हुआ है ना, इसको समझते हैं।
प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है? जैसे एक कहानी की तरह आप लोगों को समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रतियोगिता है, कंपटीशन, और उस कंपटीशन को क्या किए, आप करवा रहे हैं। ठीक है, आपने क्या बोला, आपका एक स्कूल है, आप स्कूल में कंपटीशन करवा रहे हैं, और आपने क्या बोला कि सभी मतलब ओपन है, फ्री एंट्री, मतलब हर किसी के लिए, हर कोई इसमें कंपटीशन कर सकता है। तो दूसरे स्कूल के बच्चे आएंगे और आपके स्कूल के बच्चे भी क्या करेंगे, भाग लेंगे उसमें। तो आप क्या करोगे, अपने बच्चे पे ध्यान दोगे या दूसरे स्कूल के बच्चे पे? जल्दी बोलो। अपने स्कूल के पे। अपने स्कूल के बच्चे पे। तो क्या होता है, जो ट्रेड होता है ना, जैसे मान लो कि इंडिया ने कोई कोई साबुन बनाया, ठीक है, मान लो एलोवेरा सोप बनाया, ठीक, ये इंडियन प्रोडक्ट है। अब कोई यूएसए का प्रोडक्ट आएगा तो वो भी सामान क्या होगा, उसी रेट में होगा जो इंडिया का रेट। मान लो कि 20 रुपया में अमेरिका का है, 20 रुपया में इंडियन का भी है। तो अगर इंडिया को कंपटीशन करना है इससे, और अब प्रोटेक्शनिज्म करना है, मतलब अपने ट्रेड को ज्यादा बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट पे सब्सिडी ज्यादा देंगे, समझे, सब्सिडी दे देंगे, टैक्स कम कर देंगे, ताकि कि जो साबुन 20 रुपया में मिल रहा है यूएसए का, और इंडिया में जो साबुन है वही साबुन कितना में मिल रहा है, 15 रुपए, 14 रुपए, 13 रुपए, ऐसे करके। तो सेल किसका होगा, जिसका कम कीमत होगा। तो इसको कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी। समझ में आई बात? इन शॉर्ट यस से सर। प्राइस जो है वो कम कर देगा ना। वही चीज लिखा है ना, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, मतलब अपने घरेलू इंडस्ट्री को बचाने के लिए, किसके अगेंस्ट में, फॉरेन कंपटीशन के अगेंस्ट बचाने के लिए। तो कैसे बचाएगा, बाय मींस ऑफ टैरिफ, सब्सिडीज, इंपोर्ट कोटा और अदर रिस्ट्रिक्शंस, ये सब क्या करेगा, कम कर देगा। समझे? हाँ सर। ये वर्ड एक्चुअली हमको समझाना था आप लोग को। फिर क्या कर रहा है, व्हाट स्पेसिफिक मेजर्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। तो क्या स्पेसिफिक मतलब क्या विशेष उपाय किए गए इस चीज को लागू करने के लिए। तो चाइना प्रायोरिटीज हाई क्वालिटी इकोनॉमिक ग्रोथ फोकस्ड ऑन एड्रेसिंग द imbalance between development and people's increasing demand for a better life। तो क्या करेगा चाइना के पहले प्रायोरिटी क्या है, कि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देगा, और जो डेवलपमेंट, ठीक है, चाइना का डेवलपमेंट और लोगों के लाइफ का जो डिमांड बढ़ रहा है, दोनों के बीच जो इम्बैलेंस है उस पे फोकस करेगा कौन, चाइना। और दिस शिफ्ट एम्फेसिस डोमेस्टिक डिमांड, स्पेशलाइज्ड सेल्फ रिलायंस एंड अदर सेक्टर्स लाइक हाईटेक एंड सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग। तो क्या क्या चीज पे मतलब जोर दे रहा है, एम्फेसिस मतलब होता है अनिवार्य या जोर देना। तो देखो, डोमेस्टिक डिमांड, और दूसरा किस पे ध्यान दे रहा है, सेल्फ रिलायंस, और तीसरा क्या है, हाईटेक, मतलब टेक्नोलॉजी पे, और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि जो अच्छा दिन तक चले ऐसा, मतलब डेवलप मैन्युफैक्चरिंग करें। समझ में आई बात ये? फिर एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया, जो ज्यादा से ज्यादा जीडीपी का ग्रोथ हो उस पे ध्यान दिया गया। फिर रूरल रिविटलाइजेशन एंड फूड सिक्योरिटी, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट में फूड सिक्योरिटी को लेके इन सारे चीजों पे ध्यान दिया गया। फिर टू एड्रेस इकोनॉमिक कंसर्न चाइना एम्स। तो चाइना का एम क्या है, ये जो आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम है, तो इस क्यों ऐसा कर रहा है चाइना, तो चाइना टू प्रमोट बैलेंस ट्रेड टू इंक्रीज इंटरनेशनल डिमांड। तो चाइना क्या करना चाह रहा है एक्चुअली, इंटरनेशनल डिमांड में जो ट्रेड है मतलब इंटरनेशनल जो डिमांड इंक्रीज है, तो उसमें बैलेंस ट्रेड लाना चाह रहा है। मतलब समझे, जो यस इंटरनेशनल सर। मार्केट में डिमांड है वो बढ़ता रहे, तो उसके लिए इसे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस ट्रेड करना पड़ेगा। इसीलिए ये चीज करें। तो बैलेंस ट्रेड क्या होता है, समझ में आती है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, ज्यादा बचत होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट घटाएंगे, मतलब कि हम इंपोर्ट ज्यादा करें, एक्सपोर्ट कम करें, हमें क्या हो रहा है, ज्यादा हमारे देश का पैसा क्या हो रहा है, करेंसी ज्यादा जा रहा है दूसरे देश में। और अगर एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटाए, मतलब कि दूसरे देश का करेंसी हमारे पास ज्यादा आ रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो हम ज्यादा देश के साथ
ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, अब देखो मैंने क्या बोला कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना डेली डेली बेसिस पे, तो आपको क्रोनोलॉजी समझ में आएगी, स्टेप वाइज क्या क्या हो रहा है, क्या होने वाला है वो भी पता चलेगा। जैसे मैं आपको क्या बताया था कि हमारे देश के विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर है ना, एस जयशंकर। तो ये कहाँ गए हैं 5 दिन की यात्रा पे, रशिया। रसिया गए हैं। तो वहां पे बहुत सारे मैटर पे बात करेंगे, तो देखो न्यूज में आ गया, हाँ क्या बात कर ऐसे ही। तो कंटिन्यू रहोगे 4 महीना 5 महीना, फिर न्यूज आपको आसान लगनी है। तो देखिए, इन ए मेजर बूस्ट टू देयर time tested partnership, India and Russia on Tuesday signed some very important agreements related to the construction of the future power generating units of the, क्या लिखा है, कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो देखो, तो रसिया जो गए हैं ना एस जयशंकर, किस चीज पे बात करने गए कि पावर जनरेटिंग यूनिट्स जो है तमिलनाडु में है ये कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसको चालू करने के लिए मतलब क्या इसमें प्रॉब्लम है, कब तक चालू हो सकता है, ये इन पे बातचीत हुई है, ठीक ना, इंडिया और रसिया के बीच। तो कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये है क्या, तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट, क्या है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इससे बिजली तैयार की जाएगी। कहाँ पे है ये भी याद रखना है, तमिलनाडु में है। और इसमें टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस किसके द्वारा दिया जा रहा है, रशिया। रसिया के द्वारा, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लेगा इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, तो कहाँ पे बोलोगे, तमिलनाडु में है, और उसका क्या नाम है, कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। अब इसकी पहले कंस्ट्रक्शन शुरुआत कब हुई थी, मार्च 2002 में। और पहला बार जो इससे पावर जनरेट की गई थी फरवरी 2016 में। इसकी कैपेसिटी कितना है, देखो 1000 मेगावाट, अच्छा खासा है। और इसकी जो फुल कैपेसिटी है वो अभी नहीं है, रिलीज हुई है। फुल कैपेसिटी कब चालू होगी, 2027 में, ठीक है ना। अब फिर इससे रिलेटेड आएंगे एडिटोरियल्स न्यूज में कुछ और किस ट्रेड पे बात होगी उस पे भी बात होगी। अभी एक दिन हुआ तो एक दिन का देखो न्यूज आ गया, समझ गए। तो इसी तरह पेपर भी समझ में आएगा, आपका जो आईआर पोर्शन है वो मजबूत होगा ऐसी से, ठीक ना। स्टैटिक पोर्शन बहुत कम पूछा जाता है आईआर में। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं, एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन टाइप है साइबर सिक्योरिटी को लेके। तो सरकार ने जो मिनिस्ट्री है INB, मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, इन्होंने क्या एडवाइस दिया है जो मीडिया फर्म्स हैं जैसे फेसबुक ट्विटर इन लोगों को। तो देखो, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने क्या बोला कि टू कंप्लाई विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, ये मीडिया वाले से बोला है कि आपको कौन सा रूल अप्लाई करना होगा, जो IT रूल्स 2021 है, इसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें एक्चुअली हमको जानना क्या है कि रूल जो है IT रूल्स 2021 का रूल 3 का क्लाउज 1 का सब क्लाउज B, ठीक है, ये क्या कहता है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू पब्लिक ब्रीफ ऑन द IT अमेंडमेंट रूल्स 2022, तो ये जो रूल कहता है रिक्वायर्स इंटरमीडियरीज to make reasonable efforts to cause the users not to post certain types of content। ये एक्चुअली बात कर रहा है कि जैसे डीप फेक हुआ ना, किसी का वीडियो गलत तरीके से बना के या फोटो गलत तरह से बना के सोशल साइट पर डाल दिए। तो ये कह रहा है कि जो प्लेटफॉर्म है जैसे ट्विटर फेसबुक, ये सब क्या है, इंटरमीडियरीज है, बीच का माध्यम है। तो इनसे बोला गया कि आपको ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा और आपको फॉलो करना पड़ेगा ये रूल्स, ये आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है ना। फिर आगे देखो, एक ये न्यूज है PLI 2.0। तो अगर आप ये पढ़ोगे ना PLI 2.0, तो पेपर में क्या चीज की बात कही गई है कि ये किससे रिलेटेड है। तो 2024 में किस पे ध्यान दिया जाएगा, तो टू एंश्योर एडिक्वेट रॉ मटेरियल सप्लाई फॉर द स्टील सेक्टर इन 2024, कि 2024 में जो हमारा स्टील सेक्टर है जहाँ लोहा बनता है, तो वहां पे रॉ मटेरियल को सप्लाई करने के लिए इस स्कीम को लाया गया। मतलब ये स्कीम उसमें हेल्प करेगा लोहा बनने के लिए, रॉ मटेरियल
जो जाएगा इस स्कीम के थ्रू। कौन सा? PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये स्कीम सिर्फ लोहे के लिए, आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए, और सारी इंडस्ट्री के लिए भी है, वो देखो आगे। तो it is an initiative that provides incentive to domestic industry to boost local production। तो लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, तो डोमेस्टिक लोकल प्रोडक्शन मतलब कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में बन रहा है हमारे देश में, उस चीज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम, ये इनिशिएटिव को लाया गया है, PLI 2.0। ठीक है ना? तो 17 मई 2023 को, ठीक ना, यूनियन कैबिनेट जो है इस स्कीम को अप्रूव कर दिया। तो इस स्कीम के अंदर कौन कौन आएंगे? जैसे लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर्स, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइस, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है इसी स्कीम के अंदर अब बनेंगे। तो इस स्कीम के अंदर बनेंगे मतलब जो कंपनी इस चीज को बना रही है ना, उसे इंसेंटिव दिया जाएगा, कुछ मतलब छूट दिया जाएगा, राशि दिया जाएगा इस स्कीम के अंदर। ठीक है ना? तो थोड़ा सा याद रखिएगा। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड ए 6-year PLI स्कीम फॉर IT हार्डवेयर प्रोडक्ट्स विथ एन आउटले ऑफ 17,000 करोड़। तो 17,000 करोड़ सरकार इस पे खर्च करेगी 6 साल में। ठीक ना? द गवर्नमेंट इज आल्सो वर्किंग ऑन PLI 2.0 फॉर द स्टील सेक्टर इन 2024। और 2024 में किस पे किस चीज पे ध्यान दिया जाएगा इस स्कीम पे? स्टील सेक्टर। ठीक है बच्चों, जल्दी बोलो, मैं पूछ रहा हूँ, समझ में आई? यस सर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स टू सर्ज 83% टू $6.1 बिलियन इन 2024। तो 2024 में जो है हम लोग एक्चुअली रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ाना चाह रहे हैं? $16 बिलियन। तो देखो इसमें क्या कर रहे हैं, India will witness more than 83% increase in investment in renewable energy। तो इतना परसेंट और खर्च करेंगे, ये वही ऊपर वाला बात है। किस चीज पे फोकस करेंगे? तो एनर्जी ट्रांजिशन टू रिड्यूस कार्बन इमिशन। तो एनर्जी ट्रांजिशन मतलब कि फॉसिल फ्यूल से जो हम लोग अभी मतलब एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, अब किसके थ्रू प्रोवाइड होगा हम लोग को? सोलर एनर्जी के। तो सोलर एनर्जी से जब हम एनर्जी लेंगे तो क्या होगा? कार्बन इमिशन क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, इंडियाज एम्बिशियस टारगेट फॉर हैविंग 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो इंडिया का जो टारगेट है कितना है? 500 गीगावाट। किससे है? सोलर एनर्जी से है। सोलर एनर्जी मत कहिए, रिन्यूएबल एनर्जी कहिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत कुछ आता है। सोलर एनर्जी भी आता है, वो पवन चक्की जो होता है। हाँ क्लास चलो बोलो। 1 2 3 4। ठीक है, तो कितना हमारा टारगेट है? 500 गीगावाट। किससे लेना है एनर्जी? रिन्यूएबल एनर्जी से। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या होता है? जो एनर्जी कभी खत्म नहीं होगा, है ना? सनलाइट तो एनर्जी कभी खत्म नहीं होगा, पवन चक्की चल रहा तो वो कभी खत्म नहीं होगा। तो हमारा जो टारगेट है 500 गीगावाट बिजली तैयार होगा किस साल तक? कौन से साल तक? ये याद है, 2030 तक। ठीक है, एंड इट्स रिजॉल्व टू रिड्यूस ओवरऑल पावर जनरेशन कैपेसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू लेस देन 50%। और हमारा क्या टारगेट है कि जो हम लोग फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं तो 2030 तक कितना घट जाएगा? 50% को घटाना है फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, और इंडिया का जो नेट जीरो इमिशन मतलब कि CO2 कुछ भी रिलीज नहीं होगा, कब तक टारगेट है? जल्दी बोलो। 2070 तक। ठीक है, अब कहता अपार्ट फ्रॉम सोलर एंड विंड एनर्जी, इंडिया हैज इंक्रीज इट्स फोकस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इन ए बिग वे टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स। अब देखो, अब हाइड्रोजन एनर्जी जो है ये भी रिन्यूएबल सोर्स की तरफ है। तो कहता है क्या? सोलर और विंड एनर्जी, इनके अलावा और हम लोग किस चीज पे ध्यान देंगे? हाइड्रोजन एनर्जी। ठीक है, ताकि जो फॉसिल फ्यूल है हम लोग का, जैसे डीजल, इसको कम किया जाए। क्योंकि डीजल क्या है, जो लॉन्ग हॉल व्हीकल्स, जो बड़े बड़े गाड़ी होते हैं ना ट्रांसपोर्ट के लिए, उसमें डीजल ही यूज होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज कर पाएंगे, उतना बैटरी कहाँ से लगाएंगे, उतना पावर्स नहीं आएगा।
इसलिए। और इंडिया का जो इकोनॉमी है ना, किस पे बेस्ड है? डीजल बेस्ड इकोनॉमी है, समझे? ये बात पता होना चाहिए। मोस्ट कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल्स एंड फ्राइट सर्विसेज यूज डीजल एज देयर मेन फ्यूल। तो कहा क्या कि जितने सारे हमारे यहाँ कमर्शियल, उसके बाद पैसेंजर व्हीकल जैसे ट्रेन से जाते आते हैं, बस से जाते हैं, ये सब, उसके बाद फ्राइट सर्विस है जो माल ढोने का काम है गाड़ी का, जो ट्रक होते हैं बड़े बड़े, तो ये सब जो मेन फ्यूल है, मुख्य ईंधन है, क्या यूज करते हैं? जल्दी बोलो। डीजल। डीजल। ठीक है, चलो अब क्या कर रहा है? द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। देखिए, ये हमारा इंडिया का मिशन है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसका एम क्या है? टू मेक इंडिया ए लीडिंग प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो इंडिया का क्या एम है कि एक तो हम प्रोड्यूसर बने, ठीक ना, हाइड्रोजन फ्यूल बनाए, और दूसरा क्या बोला कि हम इस ग्रीन हाइड्रोजन को सप्लाई भी करें दूसरे देश को, ठीक है ना। इस मिशन को अप्रूव किया गया था कैबिनेट के द्वारा, कब? 4 जनवरी 2022 को। तो देखो इसमें क्या क्या टारगेट है ग्रीन हाइड्रोजन, जो हमारा मिशन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो 5 MMT मतलब 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन जो है एनुअल प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है, इतना टारगेट है। इससे बिजली कैपेसिटी कितना तैयार किया जाएगा? तो 60 से 100 गीगावाट, अच्छा खासा अमाउंट है। और renewable 125 गीगावाट री कैपेसिटी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन एंड एसोसिएटेड ट्रांसमिशन नेटवर्क। और ट्रांसमिट के लिए जो बिजली भेजा जाएगा एक जगह दूसरी जगह, तो वहां पे 125 गीगावाट इससे प्राप्त किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन से, ठीक है ना। अब देखो इससे क्या क्या बेनिफिट होगा। तो 6 लाख नया जॉब मिलेगा, ये अच्छा है, मैंने देखा गूगल पे, अच्छा था, तो याद कर लो। 8 लाख करोड़ इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। 50 मिलियन मेट्रिक टन जो है CO2 एनुअल इमिशन एवर्टेड, मतलब कि 50 मिलियन मेट्रिक टन CO2 को ये रिलीज नहीं होने देगा अगर हमारा ग्रीन हाइड्रोजन चलने लगेगा, ठीक है। और जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना एनर्जी के लिए, उसमें कितना बचत होगा? 1 लाख करोड़, तो अच्छा अमाउंट है, ठीक है जी। अ, अब देखो इसमें एक क्या बात की गई है, जैसे नाटो, तो नाटो में बहुत सारे कंट्री हैं, अब उसमें जो है एक नया कंट्री का एंट्री होने वाला है, तो ये याद रखना पड़ेगा कि लास्ट में कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया। तो स्वीडन जो पार्लियामेंट है, तो उन्होंने क्या किया, इसको हाँ भर दिया कि आप जो है नाटो में जुड़ सकते हैं। तो अब नाटो में जो नया कंट्री जुटेगा, ज्वाइन करेगा, कौन है? स्वीडन। अच्छा, ये क्या है? एक नॉर्डिक कंट्री है, पेपर पढ़ोगे ना तो दिया है नॉर्डिक कंट्री। नॉर्डिक कंट्री का मतलब क्या होता है? नॉर्डिक कंट्री का मतलब है जो यूरोप के नॉर्थ में है, या इसी को नॉर्डर्न भी बोलते हैं, समझ गए? तो जो यूरोप के नॉर्थ में, उसको कहेंगे नॉर्डिक कंट्री। तो ये नॉर्डिक शब्द कहाँ से आया है? स्कैंडिनावियन वर्ड नॉर्डर्न, जिस मतलब इसका मतलब होता है नॉर्थ। तो या इसी को बोलते हैं बाल्टिक, बाल्टिक कंट्री भी बोलते हैं, ठीक ना, ये भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। कौन कौन से कंट्री है देखो, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ठीक ना, लातविया, लुथानिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, ये सारे कंट्री क्या है? नॉर्डिक कंट्री। नहीं, सारे नॉर्डिक कंट्री नहीं है इसमें। हम्म, 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 अच्छा, नहीं नहीं नहीं, सारे नहीं है। एक देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं? तो नॉर्डिक कंट्री इसमें कौन कौन है? ये हो गया आपका, तो इसमें कौन कौन सा है नॉर्डिक कंट्री बताओ। फिनलैंड फिनलैंड और और आइसलैंड। हाँ, आइसलैंड। नॉर्वे। तो देखो, लैटविया भी होगा क्या सर? डेनमार्क। लातविया हो गया बाल्टिक कंट्री में, ठीक है। अच्छा। हम्म, ठीक है। तो हम्म, तो मतलब जैसे स्वीडन आएगा, तो उसके बाद स्वीडन नहीं आएगा, स्वीडन क्या है? स्कैंडिनेवियन एंड नॉर्डिक कंट्री, दोनों को मिला के बोलते हैं इसको। और ये जो है क्या है, मतलब कह रहा है कि स्वीडन अगर जुटेगा, तो जो नॉर्डिक कंट्री है ना, उनका भी क्या होगा?
इसमें ज्वाइन अप करेगा, ठीक है। तो या ये नहीं याद रखना है तो बस रखिए, नॉर्दर्न कंट्री का मतलब यहाँ पे हम लिखे होंगे। डेनमार्क, फिनलैंड, देखो एक चीज क्या है इसमें, एक सेकंड, इससे हम भी पहली बार पढ़े तो कंफ्यूज हो गए। जैसे अलग अलग बांटा गया, लेकिन एक्चुअली ये सारे क्या है, सब है नॉर्डिक कंट्रीज, क्योंकि मैंने इसको फिर से जाके देखा था साइट पे तो सही ही लिखे हैं। डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड ये सारे क्या है, नॉर्डिक कंट्रीज में ही आते हैं, ठीक है। सभी है, जितने सारे ये हैं, वो नाम अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन आप नॉर्डिक कंट्री मान के चलिए कि यूरोप के नॉर्थ में है। और ये एक देखिए, एक सेकेंड, सर इसमें जो स्वीडन है वो भी नेटो में जुड़ेगा और उसके साथ ये जो नॉर्डिक कंट्री है वो भी जुड़ेगा ना, ये दोनों कंट्रीज? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। मधु, काजल, आप दोनों को आ रही है? हेलो? नहीं। नहीं आ रही ना, ओके। ऑस्कर ऑफ सर साइंस, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। क्या अभी आ रही है? आपकी अब भी आ रही है, हाँ। मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने बताया ना नॉर्डिक कंट्री, जो अभी सारे कंट्री के नाम थे, सारे नॉर्डिक कंट्री ही है, मतलब कि जो यूरोप के नॉर्थ में है। मैंने क्रॉस चेक कर लिया, सही है, आप लोग चाहते हो फिर से चेक कर सकते हो। अब ये सर एक तो न्यूज देखो। बेसिकली, एक सेकेंड सर, बेसिकली स्वीडन और नॉर्डिक कंट्रीज ये दोनों अभी नेटो में जुड़ेंगे ना? स्वीडन तो नॉर्डिक में ही है ना, मतलब कि स्वीडन जुट गया ना, तो बाकी और नॉर्डिक कंट्री भी अब क्या करेगा, धीरे धीरे जुटेगा, ओके। ठीक है। ओके। अब देखो इसमें एक प्राइज की बात कही है, ब्रेक थ्रू प्राइज। इसी प्राइज को ऑस्कर ऑफ साइंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑस्कर ऑफ साइंस। तो ये जो है, तो इसमें ना दो बीमारी का जिक्र किया गया है, एक है पार्किंसन डिजीज, एक और डिजीज की बात की गई है, तो देखेंगे। अच्छा, ये सब क्या है, रेयर डिजीज है। रेयर डिजीज मतलब जो बहुत कम लोगों को होता है, लाखों में एक दो लोग को। कहते तो रेयर डिजीज कितना है, 7,000 है। और पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में देखो, अफेक्टिंग अराउंड 8% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड 75% ऑफ रेयर डिजीजेस आर चिल्ड्रन। तो पूरे पॉपुलेशन, वर्ल्ड के पॉपुलेशन को बात करेंगे तो 8% इफेक्ट करता है, और अगर चिल्ड्रेन में देखेंगे तो चिल्ड्रेन में 75% रेयर डिजीज होता है। ये डेटा थोड़ा सा याद रखिएगा। समझते हैं पार्किंसन डिजीज क्या होता है, देखो ये दिख रहा है आपको, तो हाँ बोलो। ये जो स्टार्टिंग से लाइन है ना, वो आप बता रहे थे ना, आवाज कुछ भी नहीं आ रहा था, आप एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज? तुम लोग को आ रही थी आवाज? हाँ सर। 1 to 9, 1 से लेकर 9, क्या बोल रहे थे? हाँ, ये नहीं समझ में आया, ये नहीं आवाज आ रही थी? नहीं आ रही थी, हाँ सर। मैं कह रहा हूँ कि इसमें एक प्राइज की बात कही गई है, ब्रेक थ्रू प्राइज। ब्रेक थ्रू प्राइज को ही बोलते हैं ऑस्कर ऑफ साइंस, ठीक है। ओके। इसमें जो मनी दिया जाता है ना, रुपया, तो क्या कहते हैं, जो एक अवार्ड नोबेल प्राइज है, तो नोबेल प्राइज का 3 गुना इसमें पैसे दिए जाते हैं, लेकिन जो प्रेस्टीज है सबसे ज्यादा किसका है, नोबेल प्राइज का, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें ज्यादा पैसा मिल रहा है तो उसका इसका ज्यादा प्रेस्टीज हो गया, नहीं है। अभी भी ज्यादा प्रेस्टीज किसका है, नोबेल प्राइज, मतलब सम्मान। तो दुनिया में 8% जो है रेयर डिजीज से प्रभावित होते हैं, जिसमें 75% कौन है, चिल्ड्रन है। अब देखो पार्किंसन डिजीज क्या होता है, ये देख रहे हो, ये एजेड आदमी को होता है। जैसे हाथ देखो एकदम कंपन करने लगेगा, ऐसे एकाएक झटका आएगा, हाथ कंपन करने लगेगा, देखो ऐसा, यस नहीं देखा? सर। ये सब पार्किंसन डिजीज है, एक्चुअली ब्रेन में फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होती है। तो समझते हैं पार्किंसन डिजीज क्या होता है। तो पार्किंसन डिजीज इज ए
प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और हमारे बॉडी, और ये जो नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम ही क्या करता है, हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, किसके द्वारा, नर्व्स के द्वारा। अब कहता है सिम्टम्स स्टार्ट स्लोली, इसका सिम्टम जो पार्किंसन डिजीज का धीरे धीरे चालू होगा, दिखेगा। और पहला सिम्टम कैसे दिखेगा, तो एकाएक हाथ में झटका लगा, जैसे कंपन होने लगा, जैसे भूकंप आता है कैसे कंपन होता है, ठीक है, ये चीज है। और वो जो आदमी है ज्यादा चल फिर नहीं सकता, वो धीरे धीरे देखना चलेगा। अगर तुम लोग कहीं जॉगिंग किए होगे फील्ड में, ग्राउंड में, तो देखना उसका ना एकदम स्टिफ आ जाता है, मतलब मूवमेंट, मतलब पैर हाथ एकदम कड़ा हो जाएगा और वो धीरे धीरे आदमी चलेगा। यही है पार्किंसन डिजीज। मेन काउज क्या है, तो जेनेटिक चेंजेस और इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है इस डिजीज के लिए। एक और हाँ बीमारी का बात किया गया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब माँ बाप से बच्चों में। और इसकी वजह से क्या होता है, ये लंग्स से रिलेटेड डिजीज है। तो लंग्स को क्या करता है, अफेक्ट करेगा, डैमेज करेगा। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज करेगा और बहुत सारे ऑर्गन जो होते हैं हमारे बॉडी में उसको अफेक्ट करता है ये सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। और कहता है सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है अफेक्ट द सेल्स दैट प्रोड्यूस म्यूकस, स्वीट्स एंड डाइजेस्टिव जूस। देखो ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। क्या कह रहा है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वैसे सेल को अफेक्ट करता है जो सेल क्या करता है, म्यूकस प्रोड्यूस करता है, स्वीट प्रोड्यूस करता है, स्वीट मतलब पसीना, No. डाइजेस्टिव जूस जो प्रोड्यूस करता है। इन तो ये तीनों जिस सेल से प्रोड्यूस होता है उस सेल को अफेक्ट करता है, कौन, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। सर ये अब म्यूकस क्या होता है? म्यूकस होता है कुछ नहीं, जैसे चिपचिपा पदार्थ बॉडी में है। बलगम। बलगम हो गया, हाँ कह सकते हैं, म्यूकस है, ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें जो है ठीक। ये प्राइज जो है 2024 में किसको किसको दिया था, लाइफ साइंस के डिपार्टमेंट, फंडामेंटल फिजिक्स और मैथमेटिक्स में किसको किसको दिए ये नाम है। तो चाहो तो पढ़ लो, एक दो नाम याद कर लेना। फंडामेंटल फिजिक्स में किसको दिया गया ये, ठीक है। लाइफ साइंस में इनको दिया गया, कभी कभी पूछ लेते हैं एक नंबर से। चलो ठीक है, कल मिलते हैं।